नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, 31 वीडियो हो चुके हैं, उसमें हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। और अब राज्यपाल पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु है 5 और 6, भाग 5 और भाग 6 का एक तुलनात्मक अध्ययन, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और इस बार उसे जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। भाग 5 में सबसे पहले आपने देखा था, भाग 5 थोड़ा सही से लिख दूं, ठीक है। भाग 5 में मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो है आर्टिकल 152 से लेके 151 तक आर्टिकल यहाँ पे होता है दोस्तों। और इसे आप याद करने के लिए भाग 5 को 5 भाग में से बांट दीजिए। आई बात समझ में। और चूंकि 52 से शुरू है तो यहाँ लिखिए 52 से लेकर 78 तक, 78 तक। यहाँ पर आपको दोस्तों कार्यपालिका मिलेगी। इस बात समझ में आ रही कि नहीं? संघ की कार्यपालिका, क्योंकि भाग 5 की जो हेडिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं संघ। ठीक, तो ये संघ के अंतर्गत पहली चीज आ गई कार्यपालिका, कार्य नहीं कार्यपालिका। और फिर जो है 79 से 122, 79 से 122 तक क्या होती है? विधायिका होती है दोस्तों, इस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और फिर दोस्तों विधायिका के बाद 123 आता है नंबर, जो कि अकेले दिया जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बीचों बीच 123 यहाँ पे ये बना हुआ है। 123 क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया जा चुका है। और फिर दोस्तों 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो कि आगामी लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में है। कैग आपको पता ही है, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद दोस्तों जो और महत्वपूर्ण चीज था, ऐसे ही हम लोग अब भाग 6 का करेंगे। तो आप देखिए भाग 5 का कार्यपालिका और भाग 6 का कार्यपालिका हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये बात हो गई, ध्यान दीजिएगा। 52 से 78 पहले एरो में भाग संघ इसमें जो है। उसके बाद दोस्तों अब हम करते हैं भाग 6 के बारे में। तो जैसे आपको भाग 5 मैंने याद करवाया, वैसे भाग 6 के लिए भाग 6 राज्य आता है यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा? राज्य आएगा भाग 6 में। और यहाँ पे 6 लाइन खींच लीजिए। भाग 5 में 5 लाइन खींचा था आपने, भाग 6 में 6 खींच लीजिए। और सबसे पहला जो बिंदु है, अच्छा वहां खत्म कितना पे हुआ था? 151 पे खत्म हुआ था, तो यहाँ शुरू कितने से होगा? 152 से होगा। 152 से लेके दोस्तों ये चलता है आपका 237 तक। कहाँ तक? 237 तक। तो सबसे पहले 152, 152 क्या है? 152 को हम लोग ऐसे ही साधारण, मतलब राज्य की परिभाषा वगैरह यहाँ पे पढ़ लेते हैं, साधारण नाम से है यह, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 152 ये हो गया। 153 से लेके 167 तक, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 153 से लेके 167 तक ये वाला एरो है। यहाँ पर दोस्तों जैसे वहां पे संघ की कार्यपालिका थी, तो यहाँ पर भी कार्यपालिका होगी, लेकिन किसकी? राज्य की कार्यपालिका। अच्छा, कार्यपालिका तो आप लोग जानते ही होंगे। कार्यपालिका क्या होता है? यह विधायिका का ही एक अंग है, समझ लीजिए। जैसे जो मुख्यमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री हो गए, चूंकि मैं राज्य की बात कर रहा हूँ इस वजह से मुख्यमंत्री, तो इन सबको मिला के कार्यपालिका बनता है। बाकी जितने विधायक होते हैं सबके समूह को विधायिका कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों 167 तक हो गया। फिर 167 तक यहाँ हो गया। उसके बाद 168 से दोस्तों 212 तक, 168 से 212 तक ये क्या हो गया? ये जैसे कार्यपालिका थी, तो अब क्या हो जाएगी? राज्य की विधायिका। 168 से 212 तक क्या हो गया? विधायिका हो गया। किसकी विधायिका? राज्य की विधायिका। अच्छा, वहां पर ये 152 ये गड़बड़ कर देता है आके, वरना 5 लाइन इस पे भी बनती। तो यहां पर दोस्तों जैसे यहाँ 212 के बाद 213, तो वहां पर राष्ट्रपति को 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तो यहाँ राज्यपाल को 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसके बाद दोस्तों 214 से लेके, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, 214 से लेके 232 तक, 232 तक ये आता है दोस्तों हाई कोर्ट। वहां क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। अच्छा, लास्ट वाली लाइन ये है, लास्ट वाली लाइन में 233 से लेके 237, 233 से लेके 237 तक, यहां तक क्या आता है? ये आता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। तो हमें कंपेयर जो करना है इस वाले पार्ट को करना है, क्योंकि हमारा लेक्चर यहां पे चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका, पिछले में जो आपको मैंने बनाया था, तो काफी हौच पौच हो गया है, उन दोनों को कंपेयर कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उसको,
ठीक है दोस्तों, तो जब हम संघ की कार्यपालिका वाली जो पहली लाइन थी 52 से 78 तक, उसे फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहली हेडिंग के अंतर्गत 52 से 73 के बीच में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आते हैं। वैसे ही वहां पर 153 से 162 के बीच में क्या आएगा, राज्यपाल एवं संबंधित। फिर देखिए 74 75 सेम चीज, यहाँ 163 164 में मंत्रिपरिषद सीएम सहित, यहाँ मंत्रिपरिषद पीएम सहित। फिर 76 देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 165, ये हो गया तुम्हारा महान्यायवादी, ये हो गया राज्य का महाधिवक्ता। फिर उसका 77 78 में कार्यपालिका संबंधी निर्देश, तो यहाँ 166 167 में कार्यपालिका संबंधी निर्देश। ठीक है, तो इन दोनों को हमेशा पैरेलल में रख के याद करिए, जैसे इसको लास्ट से ऐसे मिलाते हुए चलिए। अब जैसे आपको मैं बता दूं 74 की जो बातें हैं वो राष्ट्रपति के लिए लिखी गई हैं, 163 में जो बातें हैं वो राज्यपाल के लिए लिखी गई हैं। तो ये आप पहले बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अब लेक्चर हम शुरू करते हैं राज्यपाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है मित्रों, अब शुरू है राज्यपाल के बारे में। पीछे मैंने जितना बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे आपने देखा ही था 152 साधारण था, 153, तो 153 में मैंने हेडिंग पढ़ा था, 153 से लेके आपका 162 तक क्या था, ये आपका जो है राज्यपाल एवं संबंधित था। तो 153 में दोस्तों कहा गया है कि जो राज्य होता है उसके लिए एक राज्यपाल होगा। तो शुरुआत में तो यही लिखा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन ये 7वें संविधान संशोधन से एक बात कही गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल के पास 2 या 1 से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है, वो संभाल सकता है। तो ये बातें हैं, मतलब मूल संविधान में ऐसी बात नहीं कही गई थी, या 7वें संविधान संशोधन से ऐसी बात कही गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करेगा, बिल्कुल साफ साफ है, राष्ट्रपति करते हैं। तो अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो इन्हें जो है पद से हटा सकते हैं, मतलब इन्हीं के प्रसाद के जो है अनुसार पद पर रहेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद अहर्ताएं क्या क्या हैं, तो अहर्ताओं की बात करें तो ये भारतीय नागरिक होना चाहिए दोस्तों। इनकी जो आयु है वह 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 35 वर्ष से अधिक हो। कम आयु का जो है राज्यपाल नहीं बन सकता। उसके बाद आते हैं पदावधि पर। पदावधि जो है अनुच्छेद 156 में लिखा गया है। अच्छा, एक मोटा मोटा क्लू लग जाएगा आपको कि राज्यपाल के बारे में बात हो रहा है, तो यह अवश्य ही 152 आर्टिकल से अधिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था कि भाग 6 राज्य के बारे में है, 52 से 151 तक भाग 5 में था, 152 से लेके 237 तक कहाँ है, भाग 6 में है। तो 156 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, बिल्कुल सही। फिर त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते चलिएगा इन चीजों को। इन दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए 5 वर्ष की अवधि तक जो है वह राज्यपाल का पद धारण करेगा। 5 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के अधीन रहते हुए, ठीक है। उसके बाद नए राज्य, अब इसका जो है मोटा मोटा आप ये भी देख सकते हैं कि नए राज्यपाल के पद ग्रहण तक जो है वह रहता है। तो अर्थ यह है कि 5 वर्ष के अंदर अंदर नए राज्यपाल का जो है चुनाव हो जाना चाहिए, तभी तो मामला सही होगा। ठीक है दोस्तों, एक वाद था बीपी सिंघल बना भारत संघ का मामला। हुआ यूं कि जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट अपने पसंद के लोगों को अपने राज्यों में, जो राज्य हैं उनके, उन राज्यों में, मतलब हमारे भारत देश के जो राज्य हैं यहाँ पर अपने पसंद के लोगों को राज्यपाल बना दिया। ठीक है, कहीं पे जो नेता नहीं जो है चुनाव वगैरह लड़ते, या पुराने जो नेता हो गए उन्हें राज्यपाल बना के बैठा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, सॉरी, यूपीए गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने क्या किया, इन सब को जो है हटाना शुरू किया और धीरे धीरे करके अपने आदमियों को रखना शुरू किया राज्यपाल के पद पे। तो इस मामले में 5 जो न्यायाधीश की एक संविधान पीठ थी, 5 जो है जजों की, और इन्होंने कहा कि मतलब राज्यपाल को इस मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता कि आप, केंद्र सरकार बदल गई, विचारधारा या सिद्धांत बदल गए तो आप जो है हटा दीजिए, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक वाद था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आप कहीं कोट कर सकते हैं इसे अगर जरूरत पड़ी तो। अब दोस्तों जब मैं राज्यपाल आपको पढ़ाऊं तो आपके पैरेलल दिमाग में राष्ट्रपति चलता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें हैं। मैं अपने पढ़ाई के दौरान राष्ट्रपति से ही कंपेयर करके राज्यपाल को पढ़ लिया करता था, क्योंकि तब चीजें आसान लगने लगती थी। तो इसे ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ठीक है। और ये सारी चीजें कि जैसे इनके
कार्यकाल के दौरान इनका जो है सैलरी वगैरह नहीं कम कर की जाएगी और संसद विधि द्वारा इनकी सैलरी वगैरह बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, संसद ही रहेगा, ठीक है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। तो ये एक डायग्राम बना हुआ है। अच्छा, जब राज्यपाल की शक्तियाँ आए तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इधर राष्ट्रपति के बारे में सोचिए कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता था पीएम की, और पीएम की सलाह पे मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करता था। तो ये किस प्रकार की शक्ति आएगी? यह एक प्रकार की तुम्हारी जो है कार्यकारी शक्ति आ जाएगी, ठीक है, कार्यकारी शक्ति हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब देखो, विधायी शक्ति के अंतर्गत, विधायी शक्ति के अंदर अध्यादेश जारी करना, या कोई बिल इनके पास आएगा, साइन होती है, तब जाके अधिनियम बनता है। वीटो शक्ति क्या है? वीटो शक्ति आप जानते ही हैं, कोई विधि आया उसको रख, कोई बिल आया रख लिए तो जेबी वीटो हो गया, वापस कर दिए तो निलंबन हो गया, ठीक है, और वापस कर दिए तो अत्यंतिक वो निलंबन हो गया, और अगर वापस कर दिए भैया नहीं हम नहीं इसको पारित करेंगे तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया, अत्यंतिक वीटो हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये भी देखो एक प्रकार से विधायी शक्ति से अंतर्गत ही मिल रहा है। फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों। फिर वित्तीय शक्तियाँ, जैसे कुछ मनी बिल हो गया, ये सारी चीज़ें इनसे पूछ कर ही पेश की जाती है। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों में दोस्तों जो आपको ये रिट जारी करने की शक्ति होती है। फिर आपात शक्ति आप जानते ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक शक्तियों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जैसे न्यायिक शक्ति है दोस्तों, 161 आर्टिकल 161 के तहत इन्हें ऐसी शक्ति मिली हुई है। अच्छा, राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को मिला हुआ है? राष्ट्रपति को यह शक्ति आर्टिकल 72 के तहत मिला है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति की चीज़ें हैं उसमें 89, 90, 91 ऐसी चीज़ें जोड़ के आप राज्यपाल के लिए पा सकते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें आप 89 जोड़ते हो तो 9 2 11 के एक हासिल लगाए, 7 14 15 16 161। देखिए 89 जोड़ने पे तुरंत 161 आ जा रहा है। तो ये न्यायिक शक्ति हो जाएंगी। अब हम जो है इन्हीं शक्तियों को डिटेल में पढ़ लेंगे और हमारा राज्यपाल जो है टॉपिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपात में ये चीज़ें क्या लिखी हैं इसको भी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अगर आपात लगाना है तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजता है आर्टिकल 356 के तहत कि भैया इस राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग जो है शासन चलाना मुश्किल है, अब नहीं चल पा रहा है या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में आपात लगा सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को आपात लगाना है तो राज्यपाल की रिपोर्ट आवश्यक है, वो रिपोर्ट आने के बाद लगाए या ना लगाए उसके ऊपर है, ठीक है। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन राष्ट्रपति बोलना है, क्योंकि हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि केंद्र के सभी कार्य राष्ट्रपति, कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, चाहे उसको रिपोर्ट मिले ना मिले तब भी लगा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वित्तीय शक्तियाँ में वह बजट और रिपोर्ट रखवाता है उसके विधानमंडल के पटल पे। अच्छा, यहाँ पे मैं विधानमंडल विधानसभा लिखा हुआ है, तो सब राज्यों में विधानमंडल नहीं बोल सकते। विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद एक साथ मिला के, जैसे संसद होता है लोकसभा राज्यसभा वैसे ही, लेकिन कई राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो कार्यकारी शक्तियाँ क्या है? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। आप सेम चीज़ राष्ट्रपति के लिए भी आप ऐसे ही पढ़े थे, बिल्कुल याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यह नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रपति कई लोगों की नियुक्ति करते थे केंद्र में, वैसे ये भी नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अच्छा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करेगा? सीएम की सलाह पर करेगा, ठीक है। उसके बाद और भी नियुक्ति करता है राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल नहीं दोस्तों, इंग्लिश या तो हिंदी में देखिए राज्य के महाधिवक्ता। उसके बाद दोस्तों चार राज्यों कौन कौन सी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका याद कैसे कर सकते हो दोस्तों? ओ सीएम जी, ओ उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, एम मध्य प्रदेश, जी से झारखंड। अच्छा, एम से महाराष्ट्र तो नहीं कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यही एक बेल्ट जो हमारा है उसी के बारे में बात हो रही है। इनके राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ओसीएम जी मतलब इन राज्यों के राज्यपाल को एक विशेष वो दिया गया है, दायित्व दिया गया है। अच्छा, ये कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ नियुक्ति वगैरह की बात चल रही है, और मंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं। और कैसे मंत्री? जो जनजातियों के कल्याण हेतु जो है काम करें। अच्छा, सिर्फ जनजातियों के लिए
जनजातियों के लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एसटी एससी या बैकवर्ड क्लासेस, बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए भी कार्य संभाल सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, प्रस्तावित विधान की जानकारी मांग सकता है सीएम से। मतलब जैसे आपने देखा था कि आर्टिकल वहां पे जो है राष्ट्रपति पीएम से मांग सकते थे जानकारी, उसी प्रकार ये जो है प्रस्तावित विधान की जानकारी सीएम से मांग सकते हैं। मंत्री के समक्ष विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष, जैसे मान लीजिए जैसे कोई मंत्री है दोस्तों, और मंत्री ने जो है एक कोई निर्णय कर लिया और उसको चर्चा परिचर्चा नहीं किया मंत्रिपरिषद में और डायरेक्ट भेज दिया राज्यपाल के पास। देखिए मैं इस वक्त सिर्फ स्टेट की बात चल रही है, आप इसे सेंटर से मिला के जरूर पढ़िएगा, लेकिन दिमाग में रखिएगा। तो मंत्री ने राज्यपाल पास भेज दिया, तो राज्यपाल क्या करेगा कि भैया हो, आपने अभी जो है आपने मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया है, तो आप इसे ले जाइए और मंत्रिपरिषद में विचार करिए और फिर जो है यह निर्णय हमारे पास भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्तियों के पास आते हैं दोस्तों। अगर विधायी शक्तियों को देखा जाए तो विधान परिषद में दोस्तों, जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां कुल सदस्यों का 1/6 का मनोनयन जो है ये करते हैं। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उठते हैं, तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन, और 1/6 सदस्यों को अगर याद करना है किन फील्ड से वो आते हैं, तो आप याद कर लीजिए विकास सिंह। तो आपको ये 6 फील्ड याद हो जाएंगे। वैसे आमतौर पे सबको याद रहता है। तो वी से हो गया विज्ञान, यहाँ लिखा हुआ है। फिर का से हो गया कला, यहाँ लिखा हुआ है। सा से हो गया साहित्य, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, फिर सिंह से क्या हो गया, सहकारी आंदोलन। एक और चीज बचती है जो कि है समाज सेवा, और इसी किसी सा को आप 2 लिख लीजिए यहाँ पे कि हमें 2 बार देखना है। तो ये 1 आधार, 2 आधार, 3, 4, 5 आधार पर करते हैं। लेकिन ये सहकारी आंदोलन वाला राष्ट्रपति के केस में नहीं लागू होता, तो वहां पे भी विकास सिंह चलेंगे, पर वहां पर जो है ये सहकारी आंदोलन को नहीं देखा जाता। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर राज्यसभा में मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, पर यहाँ पे सहकारी आंदोलन भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, विधान परिषद के बारे में आर्टिकल, इनका जो विधान परिषद के सदस्यों को कैसे मनोनयन होता है, भाई 1/6 ये हो गए, बाकी 5/6 कहाँ से आएंगे, तो इनकी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 171 में विधान परिषद का गठन के बारे में दिया गया है, मैं आगे जिक्र करूंगा और विस्तार से पढ़ाऊंगा। ऐसे ही दोस्तों, आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन कहाँ पे, विधानसभा के लिए कौन करता था, एक सदस्य का, जहां पे लगेगा कि भाई विधानसभा में जहां जनसंख्या है आंग्ल भारतीय समुदाय की, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां करते थे। लेकिन दोस्तों, मैंने यहां देखिए क्या लिखा है, लेकिन वर्तमान में हुआ ये था कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाना था, पर इस क्लॉज को आगे बढ़ाया नहीं गया है। तो अर्थ यह है कि आंग्ल समुदाय का जो है ये मनोनयन वगैरह विधानसभा में नहीं होगा। सेम चीज वहां पे है केंद्र में, राष्ट्रपति भी अब इनका मनोनयन नहीं करेगा लोकसभा के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अब विधायी शक्तियों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वह राज्य के विधानमंडल जब मैं कहूँ तो आप समझ लीजिए सब राज्य में नहीं है, लेकिन कुछ राज्य में तो है, तो जहाँ पे विधानमंडल नहीं है उसके लिए आप विधानसभा समझिएगा। तो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है, मतलब सम्मन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, मतलब समाप्त करता है, और विधानसभा का विघटन भी करने की शक्ति रखता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, अभिभाषण देता है। कब कब देता है कि जैसे कोई चुनाव खत्म हुआ तो प्रथम सत्र में, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार, टीएमसी की सरकार आई है, ठीक है, तो वहां पर जो राज्यपाल होंगे वो चुनाव के प्रथम सत्र का, जैसे पहला सत्र चलेगा, तो अच्छा सत्र याद करने के लिए आप याद रखिएगा BMW, बजट, मानसून, शीतकालीन, विंटर, ठीक है, तो जो उसका माह भी याद रख सकते हैं, तो प्रथम सत्र में देंगे। और अच्छा, जैसे मान लीजिए साल आ गया कोई नया, 2022 आ गया, तो साल का प्रथम सत्र भी अभिभाषण राज्यपाल देते हैं। सेम चीज राष्ट्रपति के लिए है। उसके बाद संदेश दे सकते हैं विधानमंडल को, विधानमंडल मतलब मैंने ये लिखा हुआ तो आपको पता ही है, कभी भी संदेश दे सकते हैं। सेम चीज मैंने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था। फिर विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद अगर खाली हो, जैसे ना तो अध्यक्ष है ना तो उपाध्यक्ष है, तो किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता है, सदन से किसी सदस्य को बोलेगा कि आज आप अध्यक्ष का पद संभालिए। फिर है, अगर सदस्य की निरर्हता है, डिस्क्वालिफिकेशन है, तो इसका विनिश्चय भी
अगर कोई एमएलए है मतलब विधायक है, एमएलए मतलब विधायक है, तो और वह डिस्क्वालीफाई निरर्हता है, मतलब जैसे दल बदल कानून या किसी चीज़ की वजह से, तो इसका विनिश्चय भी राज्यपाल करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा नोट्स बना रहे होंगे तो, क्योंकि सारी चीज़ लिख पाना बड़ा संभव नहीं होता। तो इस चीज़ का विनिश्चय वह निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के राय के अनुसार ही करेगा। ऐसा नहीं मनमानी है कि यार राज्यपाल आया और किसी कह दीजिए भैया लो भैया आप चलिए, आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप एमएलए नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन जैसा कहेगा वैसे कहेंगे। अच्छा एक चीज़, अगर कोई बिल पे राज्यपाल साइन कर देता है तो वह अधिनियम बनता है। यह राज्य के केस की बात हो रही है, नहीं तो केंद्र संसद जब पारित करेगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, बिल और एक्ट का अंतर मैंने वहां भी पढ़ाया था। चलिए आगे आते हैं दोस्तों वीटो शक्ति पे। अब वीटो शक्ति दोस्तों पहले आप समझिए कुछ चीजें। जैसे एक होता है अत्यांतिक वीटो, जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। जैसे मान लीजिए कि कोई, इसको समझिए पहले अत्यांतिक वीटो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि विधानमंडल या विधानसभा, अब बात यहाँ क्लियर है ना, विधानमंडल विधानसभा जब बोलूं तो अच्छा विधानमंडल कहाँ कहाँ पे है, ये आप एक बार मैंने पूछा था प्रश्न तो किसी बच्चे ने जवाब दिया था। अब विधानसभा देखिए, विधानसभा में दोस्तों, हाँ तो विधानसभा ने जैसे मान लीजिए कोई बिल भेजा, एक्ट नहीं बोलूंगा मैं, बिल बोलूंगा क्योंकि साइन होनी है अभी, बिल भेजा और राज्यपाल ने, गवर्नर ने कहा कि भैया ये बिल अब शांति से चुपचाप, मैं इसको आगे पारित करूंगा ही नहीं, जो है वापस इसको रोक दिए कि मैं इसको अपनी स्वीकृति दूंगा ही नहीं। अच्छा आपने देखा था स्वीकृति नहीं देंगे तो बिल जो है एक्ट बनेगा नहीं। ऐसे में इस तरह की शक्ति अगर हो राज्यपाल को तो इसे कहते हैं अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन ऐसी शक्ति है नहीं। अगर मंत्रिपरिषद कह देता है कि एक काम करिएगा आप रोक लीजिएगा इसको, तब जाके वो कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? तो एब्सोल्यूट वीटो सिर्फ कहने पे है, बाकी अपने मन से नहीं कर सकते। अच्छा एक निलंबनकारी वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है दोस्तों, जैसे विधानसभा ने भेजा तो राज्यपाल ने कहा कि इसमें आप जो है, इसमें आप कुछ सुधार करिए, ठीक है, या पुनः विचार करिए और फिर हमारे पास भेजिए। विधानसभा में फिर से पहुंच गया वो बिल, और विधानसभा के जो सदस्य लोग थे उन्होंने चाहे विचार किया हो विचार ना किया हो, इनको फिर से भेज दिया कि राज्यपाल को कि लो भैया हम कर लिए हैं विचार जो करना था, तो फिर इन्हें पारित करना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया हो गई इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। राज्यपाल के पास जैसे बिल गया तो वो दो चीजें आपने देख लिया। तीसरी चीज यह भी हो सकता है कि अनुच्छेद 200 के तहत दो चीजें आपने क्या क्या देखा, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंशन वीटो। अब इसके बाद 200 के तहत उन्होंने कहा कि भैया यह विधेयक मैं राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करूंगा, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजूंगा, वो देखेंगे अब इसे। अच्छा हमारे अनुच्छेद में क्या लिखा गया है कि अगर यह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करता हो, तब जो है अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी आरक्षित कर लेते हैं, जैसे संविधान के उपबंधों के खिलाफ हो, संविधान में कुछ लिखा हो और उनके जो है जो बिल है उसमें बातें उसके अपोजिट हो, या देश के हित के विरुद्ध हो, या राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न शामिल हो, तो ऐसी चीजों पे भी रख लेते हैं राज्यपाल और इसे भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास। और सारी चीजें राष्ट्रपति के लिए भी अवेलेबल हैं। मतलब चलिए अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो मैं समझा दूं आपको। जैसे गवर्नर, ये देखिए आप, ये बिल है, विधानसभा से बिल चला गवर्नर के पास, गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो कब, जब मंत्रिपरिषद ने कहा हो, तो मतलब ये सिर्फ दिखावा है। सस्पेंशन वीटो मतलब निलंबनकारी वीटो, ये कब है, ये सिर्फ भेज सकते हैं तो विधानमंडल फिर जाएगा वापस कर देगा तो इन्हें पारित करना पड़ेगा। एक होता है दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत ये राष्ट्रपति के पास भेज दिए। तो चलिए इस डायग्राम को हम और ऐसे घुमा लेते हैं, तो ये आ गया प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति भी चाहें तो चुपचाप इसको जेब में रख लें, उसको बोलते हैं जेबी वीटो, कुछ बोलवे ना करें इसके लिए, क्योंकि इसमें समय सीमा नहीं है। या फिर जो है इन्होंने गवर्नर के पास भेज दिया कि आप एक काम करिए इसमें विचार करिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर विधानमंडल फिर से विचार करके राष्ट्रपति के पास जरूर भेजेगा। ये सारी क्लॉज बहुत खिचड़ी पक जाती है, याद करना पड़ेगा। और फिर सारी चीजें यहाँ पे राष्ट्रपति के पास है, चाहे वो भी मना कर दें, ये सारी चीजें राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों एक टर्म होता है जेबी वीटो, जो कि ये नीचे इंतजार कर रहा है आपका ये। तो जेबी वीटो समझ लीजिए, आपने देख लिया अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, अब जेबी वीटो देखिए। जेबी वीटो होता है कि दरअसल क्या है कि जैसे कोई बिल भेजा गया तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है दोस्तों
कि इतने समय के अंदर गवर्नर को वापस भेजना है, तो इसी का फायदा उठा के अनिश्चित काल तक उसे आप अपने पास होल्ड कर लेते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि उसको आपने जेब में रख लिया, आप भूल गए उसको, तो ये हो गया जेबी वीटो। तो पॉकेट वीटो का जो है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, कई जगह हम लोग पढ़ेंगे धन विधेयक वगैरह वगैरह में, ये नीचे आ ही गया है क्लॉज, तो ध्यान से देख लेंगे दोस्तों। हमने ये बनाते वक्त दोस्तों पूरा दिमाग लगाया था कि कहीं से कोई चीज़ें छूट ना जाए, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ धन विधेयक के केस में राज्यपाल के पास विकल्प क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। निलंबनकारी वीटो की शक्ति नहीं है, मतलब निलंबनकारी क्या होता था, पुनर्विचार के लिए भेज सकते थे, तो यही धन विधेयक के केस में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है ना दोस्तों, कुछ विधेयक को, बिल को राज्यपाल की पहले से ही अनुमति लेनी पड़ती है। भैया फला बिल है, तो माना यह जाता है कि जब तुम पहले ही अनुमति दे चुके हो तो पुनर्विचार के लिए क्यों भेज रहे हो। तो सेम चीज राष्ट्रपति के लिए भी होता है राज्य में। अत्यंतिक वीटो है, मतलब अत्यंतिक वीटो मान लो बोल दिए फला बिल को नहीं पार करिए, मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि इस बिल को पास मत करिए, तो अत्यंतिक वीटो है। जेबी वीटो भी है कि चलिए आपने जेब में रख लिया, भूल गए, निलंबनकारी नहीं है। हालांकि आमतौर पर यह सब प्रयोग नहीं होता, मनी बिल पास ही हो जाती है। आगे देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों, तो इसको मैंने ब्लैंक इस वजह से छोड़ा है कि बिल्कुल सेम टू सेम चीजें वैसे ही थी जैसे कि आपने राष्ट्रपति के केस में पढ़ा था। तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। अब जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर संसद, जो पढ़ चुके हैं पहले, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो देख लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगर आपने पॉलिटी यहां से कवर किया है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के डायरेक्ट जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो गलत हो ही नहीं सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी मित्रों। तो संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगर यह दोनों सदन एक साथ उपस्थित नहीं है तो ऐसा माहौल बन गया, ऐसा परिस्थिति बन गई कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सेम चीज राज्यपाल, अगर विधानसभा और विधान परिषद, मतलब विधानमंडल की ये 2 अंग एक साथ उपस्थित नहीं है, तो राज्यपाल यह समझ जाएगा कि ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गई है कि अध्यादेश जारी कर लिया जाए। जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे सिर्फ विधानसभा अगर नहीं उपस्थित है तब ऐसी परिस्थिति मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर जिन मित्रों का जैसे क्या विधायिका क्या है, कार्यपालिका है, तो ये बेसिक चीज है मित्रों। मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हैं, विधान परिषद, विधानसभा, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है, न्यायपालिका। तो अगर यहाँ पे दोनों सदन नहीं उपस्थित हैं या सिर्फ विधानसभा नहीं उपस्थित है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जो है वही शक्ति होती है अध्यादेश की दोस्तों, अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो एक एक्ट की होती है, जो एक अधिनियम की होती है। ठीक, उसके बाद मित्रों अध्यादेश राज्यपाल जब चाहे तब वापस ले सकता है, मतलब जब उसको लगे कि नहीं अब वापस ले लेना चाहिए तो वापस ले सकता है। और 6 जैसे मान लीजिए कि अब सदन में, विधानसभा में फिर जो सदस्य थे वो लोग आके बैठ गए हैं, ठीक है, तो 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा के लोग बैठ गए और 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश खारिज करने का संकल्प पारित कर देते हैं, तो यह जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये लोग बैठ गए, पुनः जो क्या इसको बोलते हैं पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह तक इस पे कुछ नहीं हुआ कि इसको आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो अपने आप अध्यादेश समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, राज्यपाल जब चाहे वापस ले सकता है। आगे आते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियों पे। वित्तीय शक्तियों में भी दोस्तों वही सारी चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वजह से इसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं किया। बस यहाँ ये ध्यान देना है कि वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत वो जो बजट होता है राज्यों का, तो उसे जो है प्रस्तुत करने के लिए कहता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों में या विधानसभा के समक्ष जो है। उसके बाद जो धन विधेयक होता है दोस्तों, मनी बिल होता है, मनी बिल, तो वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, देखिए पहला चीज हो गया बजट रखवाना, दूसरा हो गया मनी बिल जो है राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही पेश किया जा सकता है दोस्तों, ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कोई आकस्मिक निधि की जरूरत पड़ गई, जैसे इस वक्त कोरोना काल में मान लीजिए कहीं पैसे वगैरह निकालना है, तो राज्यपाल जो है कंटेंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। तो ये भी एक प्रकार से तीसरा पॉइंट हो गया कि कंटेंजेंसी फंड से राज्यपाल निकाल सकता है, कब, आकस्मिक खर्चे के लिए। उसके बाद राज्यपाल की सहमति के बिना विधानसभा से किसी भी तरह के ग्रांट की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ग्रांट होते हैं दोस्तों, जो मांग होता है वह एक प्रकार से मनी बिल होता है, और मनी बिल के लिए क्या होता है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों
कैग, कैग आप जानते हैं राज्यों के लिए भी रिपोर्ट देती है। कैग हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब कि राज्य वित्त आयोग। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं इनके रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, विधानमंडल के पटल पर, ठीक है, या विधानसभा के। और हर 5 वर्ष के बाद जो पंचायती संस्था हैं कि, और जो इनका जो है पंचायती संस्थाओं के जो वित्तीय स्थिति है, मतलब जितना इनका फंड मिला था वो सब चीज़ें क्या हो गई, खर्चा वगैरह क्या कैसे है, तो इनका वित्तीय पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का भी गठन करता है। तो आपात शक्तियों मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजेगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि भैया यहाँ इस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है या नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि जरूरी नहीं है इस रिपोर्ट के आधार पे ही करे प्रेसिडेंट, वो अपने अब आप भी कर सकता है, तो इस रिपोर्ट की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं विवेकाधीन शक्तियों के ऊपर, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, धैर्य रखिएगा क्योंकि हमें समाप्त करना है कोर्स को। तो विवेकाधीन शक्तियों में आर्टिकल 163(1) में क्या लिखा गया है कि जो कृत्य विवेकानुसार करने हैं, राज्यपाल को जो कृत्य विवेकानुसार करने हैं उन्हें छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्य का प्रयोग करने में और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सेम आर्टिकल 74 में आपने पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए पीएम होंगे और उनका जो है उनके उस पर जो है मंत्रिपरिषद बनेंगे। 2 में क्या लिखा गया है, अगर किसी विषय पर मतभेद हो जाए कि यह जो मामला था वो राज्यपाल के विवेकाधीन था कि नहीं, तो इसका अंतिम फैसला राज्यपाल ही करेगा। बात समझिए कि जैसे कोई मुद्दा है, ये हो जाए कि ये तो आपके विवेकाधीन नहीं था राज्यपाल महोदय, तो राज्यपाल ही बताएंगे कि यह मामला मेरे विवेकाधीन था या नहीं था। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि न्यायालय में जांच नहीं होगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है या नहीं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ ना कि सलाह देने के लिए, तो वही चीज लास्ट में लिखा गया है कि क्या सलाह दिए हैं, इसकी जांच वगैरह किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर विवेकाधीन शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए आप लोगों के लिए लिखा था कि जो पॉइंट्स राज्यपाल से संबंधित आपको पता है तो वहां पे लिखने का प्रयास करिए। जैसे आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजता है तो यह भी विवेकाधीन ही है, ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजता है, यह भी विवेकाधीन है। उसके बाद मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है प्रशासन और प्रस्तावित विधान के संबंधित, यह भी विवेकाधीन है। मंत्री ने निर्णय कर लिया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो यह वापस कर देता है। इस डॉट का मतलब आगे भी चीजें हैं, तो विचार के लिए भेज देता है, पुनः वापस आता है। अगर विधानसभा का विघटन हो गया है और कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो जीत के आया हुआ है चुनाव, बुला लेते हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री की शपथ लीजिए। तो ये ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ विशेष राज्य होते हैं, कुछ विशेष राज्य के राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। जैसे आर्टिकल 371, जब हमारा ये 370 समाप्त किया गया था तो उस समय आर्टिकल 371 बहुत चर्चा में आया था। दरअसल 370 में जेके में हम लोग जमीन नहीं, जो नॉर्मल भारतवासी हैं वो जमीन नहीं ले सकते, तो ऐसे 371 के तहत कई राज्य हैं मित्रों, 8-10 राज्य हैं जहां पे हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो काफी विवाद में आया था, लोग पैनिक भी हुए थे। 371 के तहत राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो लोग सोचे थे कि अब हमारे पास भी ऐसी चीजें होंगी, अब हमें भी ये जो स्वतंत्रता मिली हुई है समाप्त हो जाएगी। दरअसल वो जनजातीय लोग हैं, कहीं नागा हैं, कहीं कोई बोडो है, कहीं कुछ है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो बना रहे। तो इस वजह से तब अमित शाह वगैरह और ये सब मोदी जी और ये सारे लोग समझाने में लग गए, नहीं भैया आर्टिकल 371 अभी समाप्त नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हमारा विचार नहीं है। तो आर्टिकल 371 में जो राज्यपाल को दिए गए हैं विशेष उत्तरदायित्व, जो इनके तहत जो राज्य आते हैं उनके वहां पे उनको विशेष उत्तरदायित्व दिया है उनके राज्यपाल को। 371(2) या सिर्फ 371 में जो राज्यपाल हैं वो विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए 371 जो है वो आपकी बात करता है महाराष्ट्र और गुजरात की। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र। ऐसे गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात। सौराष्ट्र, कच्छ ये सब आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तुरंत मैप उठाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि राज्यपाल
विकास बोर्ड की स्थापना करेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ मराठा और शेष महाराष्ट्र के लिए, गुजरात में सौराष्ट्र कक्ष और शेष गुजरात के लिए किसकी, विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे। तो ये कॉमन है, ये लगभग सबके लिए है। ऐसे ही दोस्तों 371 में नागालैंड से संबंधित है, तो इसका एक कोड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। MG का मतलब कुछ नहीं, नाम, MG का नाम आधा 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 सिमी अरुण जी को दो। तो अब यहां देखिए MG महाराष्ट्र और गुजरात ये आपका 371 में ही आ जाता है। फिर नाम देखिए 371A नागालैंड, फिर N के बाद A 371B, C मणिपुर, C हो गया यहाँ। ये आधा आधा D और E, मतलब आधा आंध्र प्रदेश फिर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय है, ये आंध्र प्रदेश राज्य है, तो DE हो गया। उसके बाद दोस्तों सॉरी आधा आधा सिमी, वो मिट गया, फिर से लिखना पड़ेगा, आधा आधा हो गया था दोस्तों। फिर सिमी अरुण जी को दो, तो यहां देखिए 2 है ये, तो C से हो गया, वहां तक DE तक हुआ था, C से हो गया सिक्किम F, ठीक है। फिर मी से हो गया मिजोरम G, H से हो गया अरुणाचल प्रदेश, I से हो गया गोवा और को से हो गया कर्नाटक। ये I के बाद J आ जाएगा। अच्छा ये 2 जो है ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये सारे आर्टिकल को एक साथ, अच्छा क्या लिखा है 371H में अरुणाचल प्रदेश की विशेष स्थिति के बारे में है, तो इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को और विशेष तरीके से, वरना मैं एक कोई सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आर्टिकल 371 के ऊपर, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत विस्तार से चीज़ें यहाँ करनी पड़ेंगी, तो देख लेंगे। हालांकि ये कोड आपको याद हो गया, MG का नाम आधा आधा सिमी अरुण जी को दो, चाहे आप मिला के देख लीजिए दोस्तों, कोड बिल्कुल काम करेगा। देखिए MG का जोड़ने के लिए है नाम NAM, तो मतलब ABC नागालैंड असम और मणिपुर, नाम DE आधा आधा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, देखो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये ABC DE सिमी अरुण जी को फिर दो, तो कोई सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है आप ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में क्या है कि ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है कर्नाटक का ही, और जो 6 जिले हैं तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें यहाँ पे की गई हैं। आप नेट पे डाल के 371 पढ़ लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, चीज़ें साथ में करते चलेंगे। बाकी ये चीज़ मैंने आपको याद करा दी है कि किस में कौन से नंबर पे आ रही हैं चीज़ें। अब जो है अन्य विवेकाधीन शक्तियों पे आते हैं मित्रों। जैसे विधानसभा चुनाव में किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन यानी चुनाव हो जाए फिर कोई गठबंधन बना ले, स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को आमंत्रित करेगा किसके लिए, CM पद के लिए, कि आइए आप CM पद की शपथ लीजिए। अगर जो है CM की अचानक मृत्यु हो गई हो, अगर CM की अचानक मृत्यु हो जाता है और कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्यपाल अपने विवेक से जो है किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा अपने विवेक से। तो ये ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकारी ना हो, CM की अचानक मृत्यु हो जाए। और अच्छा ये भी ध्यान दीजिए कि वो मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है, कब जब वह जो मंत्रिपरिषद है उसका बहुमत समाप्त हो गया हो, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, या जो मंत्रिपरिषद है वो संविधान विरुद्ध कार्य कर रहा हो, या फिर न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया हो मुख्यमंत्री को कि भैया आप गलत काम कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद बर्खास्त किया जाए। और अगर मान लीजिए ये लोग अपना त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल इन्हें बर्खास्त कर देगा, मंत्रिपरिषद को समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार जो है चीज़ें यहाँ समाप्त हुई हैं, इसे आप बहुत आराम से पढ़िएगा, और भाग 5 और 6 को मैंने जो आपसे कहा है उसको मिला के पढ़ने के लिए वो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं पॉलिटी समाप्त करने के बाद आपको मैप वर्क कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।